हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 66वीं बीपीएससी को ध्यान में रखकर जो भी इम्पोर्टेंट इशू बन रहे हैं उसको लेके इसमें करवाया जाएगा, ताकि आप लोग को मेंस में भी काफ़ी मदद मिल सके। पीटी में भी आप लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। जैसे कोई भी कंपटीशन, यूपीएससी, बीपीएससी, कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए तो उसमें ये फैक्ट आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला टॉपिक है आत्मनिर्भर भारत अभियान। काफ़ी चर्चित रहा है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहला है, देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अहम कदम बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे ध्यान रखेंगे। दूसरा फैक्ट हम लोग देखते हैं। इस पैकेज के अंतर्गत कोविड-19 से लड़ने के लिए केंद्र सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई विभिन्न आर्थिक घोषणाएं शामिल है। इस प्रकार यह पैकेज जीडीपी के लगभग 10% के बराबर होगा। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं। इस पैकेज के तहत मुख्य बल भूमि, श्रम, तरलता तथा कानूनों पर दिया जाएगा। इसके माध्यम से श्रमिकों, किसानों, ईमानदार करदाताओं, एमएसएमई तथा कुटीर उद्योगों को लाभ प्राप्त होगा। दूसरा हम लोग देखते हैं। इस अभियान के तहत प्रधानमंत्री ने स्थानीय उत्पादों की खरीद तथा प्रोत्साहन पर जोर देते हुए स्थानीयता के लिए आवाज़ उठाने का आह्वान किया है, यानी वोकल फॉर लोकल इन्होंने थीम बताया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देश के आत्मनिर्भर बनने के 5 प्रमुख स्तंभ बताए हैं। अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, प्रौद्योगिकी संचालित व्यवस्था, विविधतापूर्ण आबादी तथा व्यापक मांग। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। प्रवासी और किसानों के सहित गरीबों के लिए क्या है अभी आत्मनिर्भर भारतीय पैकेज में। तो पहला है, प्रवासियों के लिए अगले 2 महीने तक निःशुल्क अनाज की आपूर्ति की जाएगी। दूसरा है, प्रवासी लाभार्थियों के लिए मार्च 2021 तक देश में किसी भी कोने से सार्वजनिक वितरण प्रणाली उपयोग कर उचित मूल्य की दुकान से राशन लेने की व्यवस्था एक देश एक राशन कार्ड के तहत की गई है। नेक्स्ट है, प्रवासी श्रमिकों और शहरी गरीबों के लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम ARHC की सुविधा प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, मुद्रा शिशु लोन के लिए 1500 करोड़ रुपये इंस्टेंट सबवेशन की गई है। नेक्स्ट फैक्ट है, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 5000 करोड़ रुपये विशेष क्रेडिट सुविधा प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम CLSS के माध्यम से हाउसिंग सेक्टर और मिडिल क्लास ग्रुप को 70,000 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। रोजगार उपलब्ध कराने के प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण कैंपा फंड से 6000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नाबार्ड के जरिए किसानों को 30,000 करोड़ की अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजीगत निधि प्रदान की गई है। नेक्स्ट फैक्ट है, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ का रियायती ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ये है प्रवासी और किसानों सहित गरीबों के लिए इस योजना के माध्यम से प्रमुख बिंदु। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। समर्थ ऐप के बारे में। ये क्या है, समर्थ क्या है? हाल ही में ERP समर्थ के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र में क्रियान्वित किया गया है, जो विश्व बैंक द्वारा समर्पित तकनीकी सुरक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के तहत भाग लेने वाली इकाई है। तो ये समर्थ क्या है, इसको हम लोग जानें। अब इससे रिलेटेड हम लोग प्रमुख बिंदु को देखते हैं। इस पहल का उद्देश्य संस्थान की प्रक्रियाओं को स्वचालित करना है। नेक्स्ट है, इस मिशन मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सभी विश्वविद्यालय एवं उच्च शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं। MHRD ने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में राष्ट्रीय शिक्षा मिशन योजना NMEICT के तहत एक ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म समर्थ विकसित किया है। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं। समर्थ सभी विश्वविद्यालय एवं उच्च
शैक्षणिक संस्थानों को एक ओपन स्टैंडर्ड, ओपन सोर्स आर्किटेक्चर, सुरक्षित, मापनीय व विकासवादी रचिता स्वचालन यंत्र है। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं, यह विश्वविद्यालय उस शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों, छात्रों व कर्मचारियों की आवश्यकताओं का पूरा ध्यान करता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे, डायमर भाषा बांध काफ़ी चर्चा में है। तो ये चर्चा में क्यों है, इसको हम लोग देखते हैं। ये पाकिस्तान एवं चीन सरकार द्वारा डायमर भाषा बांध के प्रोजेक्ट का हस्ताक्षर किए हैं, इसीलिए काफ़ी चर्चा में रहा है। अब ये कहाँ स्थित है उसे देखते हैं। यह खैबर पख्तूनख्वा, कोहिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के डायमर जिलों के बीच सिंधु नदी पर स्थित होगा। अब इससे रिलेटेड हम लोग मुख्य बिंदु को देखते हैं। इसमें मुख्य बांध का 21 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का निर्माण व कुछ अन्य प्रोजेक्ट शामिल है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान ने वर्ष 2010 में ही इसको मंजूरी दे दी। नेक्स्ट फैक्ट है, दुनिया का सबसे लंबा रोलर कॉम्पैक्ट क्रेडिट बांध होगा। नेक्स्ट, बांध लगभग 8 मिलियन एकड़ फीट एवं 272 मीटर ऊंचाई का होगा। अब यह विशेष क्यों है, इसे हम लोग देखते हैं। चीन इसके माध्यम से चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा में इसको शामिल करना चाहता है, इसलिए यह विशेष है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, भारत में CO2 का उत्सर्जन। ये मेंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला है, पर्यावरण संबंधित एक वेबसाइट कार्बन ब्रीफ के विश्लेषण के मुताबिक कोरोना संकट के बीच 40 वर्ष में पहली बार भारत में कार्बन उत्सर्जन के साल दर साल के लिहाज से कमी दर्ज की गई है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रमुख बिंदु इससे। तो रिपोर्ट के अनुसार देश में नवीकरणीय ऊर्जा में प्रतिस्पर्धा और बिजली के गिरते उपयोग से जीवाश्म ईंधन की मांग कमजोर पड़ गई है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, CO2 उत्सर्जन मार्च में 15% की गिरावट दर्ज हुई और अप्रैल में इसमें 30% की गिरावट दर्ज की गई है। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं, शोधकर्ताओं ने तेल, गैस और कोयले की खपत का अध्ययन करते हुए अनुमान लगाया है कि मार्च में CO2 उत्सर्जन 30 मीटर टन तक गिर गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसी दौरान कोयले की बिक्री में 10% और आयात में 24.5% गिरावट दर्ज की गई है। वहीं मार्च 2020 में साल दर साल तेल की खपत में 18% की कमी आई थी। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं, इसी बीच नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति विशेषकर सौर ऊर्जा साल दर साल अधिक होती गई है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, जल जीवन मिशन JJM। ये क्यों चर्चा में है और इसका क्या उद्देश्य है, क्या है, इसको जानने का प्रयास हम लोग करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। तो ये हरियाणा सरकार द्वारा 24-25 के लिए निर्धारित राष्ट्रीय लक्ष्य में पहले दिसंबर 2022 तक ग्रामीण परिवारों को 100% नल कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना बना रही है। ऐसा करके हरियाणा प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक नल कनेक्शन प्रदान करने में महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने वाली अग्रणी राज्यों में एक हो जाएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, राज्य में जल जीवन मिशन के तहत 2019-20 में 1.05 लाख नल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं, जम्मू और कश्मीर में जल जीवन मिशन के तहत दिसंबर 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को पानी की आपूर्ति के लिए नल का कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है। वर्तमान वर्ष के दौरान केंद्र शासित प्रदेश UT यानी यूनियन टेरेटरी 3 जिलों जैसे गदरबल, श्रीनगर और रायसी के सभी 5000 गाँवों के 100% कवरेज के लिए योजना बना रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, गुजरात जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण पेयजल क्षेत्र में सेंसर आधारित सेवा प्रदाता प्रणाली का क्रियान्वयन करने को पूरी तरह से तैयार है। इस बारे में राज्य के 2 जिलों में प्रायोगिक क्रियान्वयन पहले से ही जारी है, ताकि जलापूर्ति के व्यवहारिकता यानी लंबी अवधि के आधार पर प्रत्येक ग्रामीण घरों में उपलब्ध कराए जा रहे पेयजल तथा पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता पर नजर रखा जा सके। अब हम लोग देखते हैं क्या है जल जीवन मिशन। तो ये जल जीवन मिशन का उद्देश्य है देश में प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को पीने की पानी के लिए एक
एच एक FHTC उपलब्ध कराना है ताकि परिवार को किफ़ायती दर पर निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप नियमित रूप से पर्याप्त मात्रा में पीने के पानी मिल सके, जिससे उसके जीवन में सुधार हो सके। केंद्रीय मंत्रिमंडल में 13/8/2019 को जल जीवन मिशन की मंजूरी दी गई थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसके तहत 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पीने की पानी की आपूर्ति करने वाले घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार देश में लगभग 14.6 करोड़ में यानी 81.67% के पास अभी भी घरेलू पानी के नल कनेक्शन नहीं है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये मेंस राइटिंग में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। चलिए नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं। जल जीवन मिशन पर कुल परियोजना लागत लगभग 3.60 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच अंशदान 90:10 के अनुपात में तथा अन्य राज्यों के लिए 50-50 और संघ शासित प्रदेशों के लिए 100% होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सूचना का अधिकार RTI काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हम लोग इसके बारे में देखते हैं ये अभी चर्चा में क्यों रहा। तो इससे रिलेटेड फैक्ट को हम लोग देखते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग CIC 15/5/2019 से संघ शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के आवेदकों के सूचना का अधिकार RTI अधिनियम के तहत आवेदनों की सुनवाई शुरू करेगा। इससे यहाँ के नागरिकों को नामित अधिकारियों के समक्ष पहली अपील और CIC के समक्ष दूसरी अपील की सुविधा प्राप्त होगी, जो कि ऑनलाइन भी होगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आपको बता दें अब भारत का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख से संबंधित मामलों के लिए RTI दायर कर सकता है, जो पुनर्गठन अधिनियम 2019 से पहले केवल जम्मू कश्मीर के नागरिकों के लिए आरक्षित था। बदलाव आया है और बदलाव सकारात्मक हो तो ये जरूरी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्या है RTI कानून। तो RTI एक्ट 2005 एक कानून है जिसका मकसद है नागरिकों को सूचना का अधिकार उपलब्ध कराना। DOPT और केंद्रीय सूचना आयोग सूचना के अधिकार का नोडल विभाग है। इस कानून के तहत भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी अथॉरिटी से सूचना मांग सकता है, जिसे 30 दिनों के भीतर जानकारी उपलब्ध करानी होती है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ी सूचना को 48 घंटे के भीतर ही उपलब्ध कराना होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सूचना न मिलने पर स्थानीय से लेकर राज्य और केंद्रीय सूचना आयोग में अपील की जा सकती है। ऐसी सूचना जिससे देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता पर गलत असर पड़े तो ऐसे में सूचना देने से इनकार किया जा सकता है। नेक्स्ट है RTI कानून को लागू कराने के लिए मशीनरी। तो इससे रिलेटेड फैक्ट हम लोग देखते हैं। RTI कानून के तहत केंद्र स्तर पर एक केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इससे एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 या 10 से कम सूचना आयुक्त होंगे, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी। इसी तर्ज पर राज्य स्तर पर भी एक राज्य सूचना आयोग की व्यवस्था की गई है। इसका विस्तार सभी संवैधानिक संस्थाएं और संसद या राज्य विधानसभा तक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक 2019 में। तो ये इसका है, संसद ने सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक 2019 को अपनी मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के जरिए RTI कानून 2005 के सेक्शन 13, 16 और 27 में बदलाव किया गया है। मुख्य सूचना आयुक्त समेत दूसरे सूचना आयुक्तों का कार्यकाल जो पहले 5 सालों या 65 साल की उम्र तक था, इसमें बदलाव करके मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त का कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा तय करना निर्धारित किया गया है। केंद्र और राज्य स्तर पर मुख्य सूचना आयुक्त को सूचना आयुक्त के वेतन, भत्ते तथा अन्य रोजगार के शर्तें भी केंद्र सरकार द्वारा ही तय किए जाएंगे। पहले के भांति मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त पद की नियुक्ति होते समय उम्मीदवार को की पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ को उसके पेंशन से घटाया नहीं जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है दियामर वासा परियोजना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है मेंस के लिए। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं ये चर्चा में क्यों रहा और क्या है। तो चर्चा में इसलिए रहा, हाल ही में भारत सरकार ने पीओके को अपने अभिन्न अंग बताते हुए गिलगित बल्टिस्तान में सिंधु नदी पर बनाए जा रहे दियामर वासा परियोजना समेत चीन द्वारा संचालित
चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC के द्वारा पीओके में किसी भी निर्माण कार्य गतिविधियों पर कड़ा विरोध जताया है, वहीं चीन के द्वारा स्थानीय लोगों के लाभ को हवाला देते हुए अपनी सफाई दी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है दियामर वासा परियोजना। तो ये 2010 से पाकिस्तान पीओके के गिलगित बल्तिस्तान में सिंधु नदी पर दियामर वासा बांध बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण यह संभव हो नहीं पा रहा था। कुछ समय पहले पाकिस्तानी सेना की कमर्शियल विंग ने इस बांध के निर्माण हेतु चीनी कंपनी चाइना पावर के साथ समझौता किया है, जिसके कारण इस परियोजना में तेजी आने की संभावना बढ़ गई है। अब हम लोग देखते हैं क्या है CPEC परियोजना। तो ये चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना ओबोर वन बेल्ट वन रोड का हिस्सा है। काफ़ी चर्चा में रहा था ओबोर। इसके तहत पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को बल्तिस्तान पीओके होते हुए चीन के सिनचियांग प्रांत से जोड़ा जाएगा। इस परियोजना में पाकिस्तान में बंदरगाह, सड़कों, पाइपलाइन, दर्जनों फैक्ट्रियां और एयरपोर्ट जैसे कई अवसंरचनात्मक निर्माण शामिल है। इसके जरिए चीन अरब सागर के ग्वादर बंदरगाह तक कनेक्टिविटी मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं क्या है ओबोर परियोजना। तो ओबोर चीन की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसके जरिए वह प्राचीन सिल्क मार्ग को पुनः विकसित कर रहा है। इसके महत्वपूर्ण परियोजना के जरिए चीन सड़कों, रेल, बंदरगाह, पाइपलाइनों और अन्य बुनियादी सुविधाओं के माध्यम से मध्य एशिया से लेकर यूरोप और फिर अफ्रीका तक स्थलीय व समुद्री मार्ग तैयार कर रहा है। इसे 21वीं सदी का समुद्री सिल्क रोड भी कहा जा रहा है। अब हम लोग देखते हैं क्यों भारत के लिए चिंता का सबब है। तो चीन और पाकिस्तान के द्वारा यह निर्माण कार्य पाक अधिकृत कश्मीर में किया जा रहा है, जो भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। इसके अलावा इस योजना से चीन की सेना की पहुंच पीओके तक हो गई है। अगर हम चीन द्वारा संचालित नीतियों जैसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, BCIM, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार, भारत कॉरिडोर और CPEC को समन्वित रूप से देखें तो चीन चारों ओर से भारत को घेर लेगा, जो कि भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।